हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल। और एक इशू ने आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं ये मैं मान के चल सकती हूँ कि दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और वो सेम सिचुएशन मेरे साथ में भी है। मैं भी आप लोगों की तरह ही इस चीज़ की वजह से इतना ही परेशान हूँ। वो चीज़ है, रिसेंटली आप लोगों का एसएससी सीजीएल 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलती हूँ कि स्टूडेंट के साथ में नहीं होनी चाहिए थी, या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है कि ये क्या हो गया, इतना अनप्रिडिक्टेबल कैसे हो गया। मैं तो ये मान के चल रहा था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने भी बताया था कि भाई 200 320 आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ के चलो, 330 आ रहे हैं अपने आप को सेफ समझ के चलो। और वो कट ऑफ चली गई है 335 पे। जो लास्ट पोस्ट के लिए कट ऑफ है वो भी 335 चली गई है यूआर कैटेगरी के लिए। तो ये बहुत हाई कट ऑफ है और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। और एक चीज़ आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि किसी के 315 नंबर थे लेकिन उसका सिलेक्शन किसी अच्छी पोस्ट पे हो रखा है, और किसी के जो आंसर की के अंदर 335 नंबर थे उसका भी सिलेक्शन जो है वो किसी ढंग की पोस्ट के ऊपर नहीं हो रखा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। और इन चीज़ों के मेन रीज़न क्या है, कैसे कैसे इन चीज़ों के साथ में ये मान के चल सकते हैं हम कि कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी। देखो, मैं जिस पोस्ट के ऊपर हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मेरी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत बार नहीं भी बोला जा सकता है, क्योंकि मैं एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हूँ। और पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जब होना आप होते हो, या आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हो जाती हैं कि आपका ये क्राइटेरिया है, आप इतना बोल सकते हो, इतना इसके बारे में बता सकते हो। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ के ऊपर या मेरी नौकरी के ऊपर कोई ऐसी बात ना आए। फिर भी आज बच्चों के साथ में इतनी सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इसकी वजह से आज ये वीडियो बनाने का अल्टीमेटली मेरा यही पर्पज़ है कि कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हुई हैं, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप लोगों को एक मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि हाँ भाई, ये चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे आगे की भी तैयारी करनी है। क्योंकि मेरे साथ में वो बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब 2024 में ये हाल है तो मैं उन बच्चों को क्या बोल के मोटिवेशन दूं कि आप लोग तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर तो डेफिनेटली हमें बात करनी ही पड़ेगी। और अल्टीमेटली एक चीज़ तो हमें ये माननी ही पड़ेगी कि आगे भी तैयारी हमें इस चीज़ के लिए करनी है। आज अगर ये चीज़ हो गई है तो इसकी वजह से हम बैठ नहीं सकते हैं। हमारे टाइम में भी बहुत सारे पेपर कैंसिल हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत डिले भी हुआ। लेकिन उस चीज़ को अगर लेके बैठ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम अपने आप को पीछे ले जाते हैं। तो हमें तैयारी भी करनी है, चीज़ें भी देखनी हैं। तो इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मतलब मेंस के अंदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है क्यों, इसके रीजंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूं तो प्री आपका क्वालिफाइंग है। आप लोगों को पता है कि आपका प्री क्वालिफाइंग है, सिर्फ मेंस के बेसिस के ऊपर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो डिसाइड हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, प्री क्वालिफाइंग है, उसके बाद मेंस के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, ये भी कोई इशू नहीं है। लेकिन मेंस में जो आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक रिस्क टेकिंग पावर को कम कर देती है। किसी बच्चे की कोई सिली मिस्टेक हो जाती है तो बहुत बड़ा डैमेज आप लोगों को कर देती है। कई बार हमें लगता है 0.5 मार्क्स कट रहे हैं, 0.35 कट रहे हैं, 33 कट रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। कि मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर कट रहा है, या 75 अराउंड 0.75 कट रहा होता, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप इसको मास स्केल के ऊपर देखोगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एक बच्चे ने अगर 5 सिली मिस्टेक्स कर दी तो उसके लिए ये आप देखो कि कितनी बड़ी चीज़ हो गई। उसके 15 नंबर चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि उसकी 5 सिली मिस्टेक हो गई है। सिली मिस्टेक तो हमेशा ही पेपर का जो आप ये बोल सकते हो आपका पूरा स्ट्रक्चर हिला देती है। लेकिन जब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है उस केस में और भी ज़्यादा हिला देती है ये। उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलता है सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन।
इसकी क्या ज़रूरत है या क्यों ये है, इसका वैलिडेशन तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है। मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा जो मैथ्स है वो वीक है। मैं एक ऐसा एस्पिरेंट हूँ, मेरी रीज़निंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जीएस अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर सेक्शनल नॉर्मलाइज़ेशन दे रहे हो, आप एक बच्चे की एक सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बेसिस पे आपने ये डिसाइड कर लिया है कि ये बच्चा अच्छा है या ये बच्चा गंदा है या मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा आपके जो रिज़ल्ट के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी आई है या जो रिज़ल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आप लोगों को देखने को मिले हैं, ये सेक्शनल नॉर्मलाइज़ेशन की वज़ह से ही चीज़ें हो सकती हैं। पहले भी तो होता था कि एक पेपर है, उसी का कंबाइंड नॉर्मलाइज़ेशन है, वही फ़ॉर्मूला अब भी अप्लाई हो सकता है। नॉर्मलाइज़ेशन के जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से आप लोगों को इश्यूज़ आते हैं और जिसकी वजह से हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि हाँ भाई मेरा पेपर ऐसा गया है तो अब इसके अंदर नॉर्मलाइज़ेशन कैसा होगा या क्या होगा। उसके बाद में एक सबसे बड़ा इश्यू है शिफ्ट। 18 तारीख की शिफ्ट है, 21 तारीख की शिफ्ट है, 20 तारीख की शिफ्ट है, इतना सारा डिफरेंस है कि मतलब 2 शिफ्ट में पेपर आप लोग करवा रहे हो, 1.5 लाख बच्चों का पेपर होना है। अगर 1.5 लाख बच्चों का पेपर एक साथ में नहीं हो सकता, इतना बड़ा इलेक्शन एक साथ में कैसे हो जाता है? दिल्ली के अगर इलेक्शंस की बात करें तो दिल्ली के अंदर कितने वोटर्स हैं? क्या 1.5 लाख से भी कम वोटर्स हैं क्या? उनका भी तो एक साथ में हो रही हैं चीज़ें, तो बच्चों के भविष्य के लिए ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती है कि एक शिफ्ट के अंदर पेपर करवा लिया जाए और ये नॉर्मलाइज़ेशन वाला जो ड्रामा है उसका ही जो कंप्लीट आपका प्री के लिए हम मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 35 लाख बच्चे हैं, कैसे एक शिफ्ट में करवाओगे? मेंस तो एक शिफ्ट में करा दो। जब मेन से एक शिफ्ट में होना स्टार्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइज़ेशन का इश्यू कम हो जाएगा, बच्चों के अंदर एक फीलिंग होगी कि हाँ, मैं इतना करके आया था, मेरा इतना हो गया। अब नॉर्मलाइज़ेशन में बहुत बार बच्चे को लगता रहता है कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे नंबर कम बढ़े, उसके नंबर ज़्यादा बढ़ गए। कहीं न कहीं इसके अंदर हमें ये एक फीलिंग आती रहती है कि हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए था और ऐसा नहीं हुआ। तो इस केस में ये तो स्पेशली मैं मानती हूँ कि शिफ्ट तो एटलीस्ट एक होनी ही चाहिए। इसके साथ-साथ में एक और सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिला है कि जो 18 तारीख को बच्चे थे, जिन्होंने 18 तारीख को अपनी टाइपिंग पहले दी थी, उस टाइपिंग में आप लोगों ने इतना बड़ा ब्लंडर करवा दिया, उसकी वज़ह से इनकी टाइपिंग दोबारा करानी पड़ी और जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ था, वो टाइपिंग के लिए अपीयर ही नहीं होने पाए या फिर वो आए ही नहीं कि मैं 1 दिन और अपना टाइम एक्स्ट्रा क्यों वेस्ट करूँ। उसकी वज़ह से भी कहीं न कहीं रिज़ल्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ चीज़ें हैं, हम भी ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, हमें सारी चीज़ें पता हैं या हमारे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एटलीस्ट मैं एज़ ए मेंटर भी मैं बोल सकती हूँ और एज़ ए स्टूडेंट भी हमने भी खुद ये चीज़ें देखी हैं। तो ये चीज़ें तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है, एसएससी इस चीज़ को देख रही है, तो कम से कम इन चीज़ों के ऊपर तो काम हो ही जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि रिवाइज़्ड आंसर की एक बार हमें आंसर की तो दे दो। एक बार आंसर की दे दो, एक बार मार्क्स रिलीज़ कर दो जिससे हम देख पाएँ कि मेरा क्या था, क्या गलत था, क्या ठीक था, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग थे, कौन से क्वेश्चन ठीक थे। अगर ये चीज़ रिलीज़ कर दी जाती है तो कहीं न कहीं एक क्लैरिटी हमारे पास में होगी कि हाँ भाई ये चीज़ थी और ये ऐसे हुई है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा इश्यू है कि आप लोगों का स्कोर कार्ड जो है वो इश्यू नहीं किया जाता है। इस चीज़ की वजह से कहीं न कहीं मैंने भी अपने टाइम के ऊपर प्रॉब्लम फ़ेस की थी और बहुत सारे स्टूडेंट और भी प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं कि जब स्कोर कार्ड नहीं होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि मेरे नंबर कितने हैं और मैं प्रेफ़रेंस भर रहा होता हूँ, तो हर कोई सोच के चलता है कि अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ तो मुझे ये था कि मुझे दिल्ली के आस-पास या अपने घर के आस-पास रहना है। तो डेफ़िनेटली मैं ये सोचती हूँ क्या पता ये पोस्ट इस मार्क्स के ऊपर मुझे ना मिले या मैं कहीं दूर चला जाऊँ तो मैं उससे छोटी पोस्ट के ऊपर जाके अपना जो प्रेफ़रेंस है वो भर देता हूँ और कहीं न कहीं जिस मार्क्स के ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल सकती थी, मैं बहुत डाउनग्रेड पोस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना जो एक तरीके से बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ ही है वो और क्या है। बच्चे को नहीं पता कि वो उसको क्या मिल सकता था और उसको जो पोस्ट मिली वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उससे बहुत कम है, तो वो एक मैं तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ उसको मान के चलती हूँ। उसके बाद में कि
एक शिफ्ट के अंदर तो एग्ज़ाम करा ही सकते हैं, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि एटलीस्ट जो मेंस का एग्ज़ाम है वो एक शिफ्ट के अंदर होना स्टार्ट हो जाए और स्टूडेंट के अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाए कि एक शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत आराम से एग्ज़ाम अपना कंप्लीट हो गया है और बहुत आराम से मैं अपना जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर कर पाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो स्टूडेंट्स के अंदर कहीं न कहीं एक मोटिवेशन की लहर जो है वो देखने को मिलेगी। अभी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन है, मैं कितना भी उनको मोटिवेट करने की कोशिश करूँ कि हाँ, हमें पढ़ना है, हमें ये करना है, लेकिन जब स्टूडेंट को ये दिखता है कि मैंने इतने दिन मेहनत की थी, इतना अच्छा पेपर गया था, उसके बाद भी मुझे कोई सिलेक्शन या कोई पोस्ट नहीं मिली और वही चीज़ सेम आगे सर्कुलेट होती है। आज मैं पढ़ रही हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसने देखा दीदी ने इतने एफर्ट किए थे, जॉब नहीं मिली, तो कहीं न कहीं वो भी डिमोटिवेट होता है कि शायद मुझे भी इस फील्ड के अंदर नहीं जाना चाहिए या मुझे भी अपने एफर्ट्स जो है वो नहीं डालने चाहिए। हर बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास में बहुत ज़्यादा स्किल सेट है या जो कॉर्पोरेट में जाके काम कर सकता है या जो बिज़नेस लाइन में जाके काम कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बहुत लोअर ग्राउंड से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट जॉब ले लें और स्टेबल हो जाएँ, तो उनके लिए एक मोटिवेशन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों के ऊपर काम होता है तो कहीं न कहीं ये चीज़ें एक मोटिवेशन की तरह से काम करेंगी। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ, आपकी हर सिचुएशन के साथ में खड़ी हूँ, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी-सी हमारी मजबूरियाँ समझते हुए चलना होगा कि हम गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए साथ में रोड पे आके खड़ी नहीं हो सकती हूँ। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हूँ, उसकी डेकोरम को मेंटेन करते हुए आप लोगों के साथ में चलना है। मैं अपनी तरफ से हर पॉसिबल एफर्ट कर रही हूँ। तो मेरी आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो उसके बाद में सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो हैं। इतने सारे टीचर्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएँगी। जब आप पढ़ोगे उसके बाद ही सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो बनेंगे। आज नहीं हो रहा तो कल हो जाएगा। सिलेक्शन 100% होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। अपने एफर्ट्स जारी रखिए, हम भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी सरकार से या अपनी जो डिपार्टमेंट है उससे ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके एक बच्चे को मोटिवेशन दो जिसके थ्रू वो आगे जाके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से कर सके। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो कहीं न कहीं डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे कि इतना अच्छा एग्ज़ाम होने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया या मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो सकता है, ताकि वो इस वीडियो को देख के थोड़ा-सा एक रोड मैप ले पाएँ और अपनी जो आगे की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।